हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम मोनोटोनिसिटी पर कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली थी और इसका थ्योरी पार्ट मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज बस उन्हीं के आगे कुछ हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए फॉर विद द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग। दो पार्ट है इस प्रॉब्लम में। फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग गिवन है, सेकंड पार्ट में डिक्रीजिंग है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक तरह से ये रिवर्स प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि जो फंक्शन है ए एक्स माइनस साइन एक्स, मैं चाहता हूँ कि इसका अगर आप पूरी नंबर लाइन पर इंक्रीज करें देन व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ए, यानी ए की किस रेंज के लिए फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर बस आपको ये सीखना है कि जैसे मैंने आपको नोट्स में लिखाया था, अगर फंक्शन इंक्रीज करता है तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है और डिक्रीज करता है तो डेरिवेटिव का साइन निगेटिव होता है। लेकिन फिर एक नीचे नोट लिखाया था कि अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो भी हो रहा है तो भी वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, प्रोवाइडेड जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो है उसके जस्ट आगे जस्ट पीछे साइन चेंज नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट ये भी बताया था आपको कि डेरिवेटिव किसी इंटरवल में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव को जीरो करने से डिस्क्रीट पॉइंट आने चाहिए। अगर डेरिवेटिव को जीरो करने से एक्स पर इंटरवल आता है तो हम उस इक्वालिटी को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो आज हम इन इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको यही समझाएंगे कि इक्वालिटी कब अगर आप लगा के चलते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके चलते हैं तो कैसे चेक करेंगे, और नहीं लगाते तो एंड में कैसे चेक किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स बच्चों क्या आएगा, ए माइनस कॉस एक्स, है ना। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करे। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव कैसा होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। अभी मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं इक्वालिटी नहीं लगाता हूँ तो भी मुझे चेक करना पड़ेगा, और इक्वालिटी यहाँ पर लगा के चलते हैं तो भी हर केस में आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव का साइन ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। इट मीन्स दैट ए मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस एक्स for all values of x belongs to R, यानी a is greater than cos x whatever be the value of x, यानी a की वैल्यू इस cos x से हमेशा बड़ी चाहिए, यानी cos x कुछ भी वैल्यू ले लेंगे a उससे भी बड़ा चाहिए। तो cos x ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी वैल्यू ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकता है। दिस इम्प्लाइज a is greater than 1। बच्चों यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी भाई। a ग्रेटर देन cos x whatever be the value of x, यानी x कुछ भी डाले लेकिन a हमेशा cos वाले टर्म से बड़ा चाहिए। तो cos ज़्यादा ज़्यादा वर्स्ट केस में कितनी बड़ी वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है। तो अगर मैं a को 1 से भी बड़ा ले लूँगा तो डेरिवेटिव का साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, अब मैंने इक्वालिटी वहाँ पर नहीं लगाई थी, एफ डैश एक्स का साइन के देखिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिया था। तो अब मैं चेक करूँगा कि अगर मैं इक्वालिटी लगाता तो अगर मैं ये चेक करूँ कि अगर मैं a को 1 ले लेता हूँ, क्या a इक्वल्स टू 1 भी सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो अगर मैं a को 1 लेता देन उस केस में एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये अपना साइन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। कॉस की वैल्यू 1 से छोटी होगी या फिर 1 हो सकती है ना। कॉस 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, यानी एफ डैश एक्स का साइन चेंज कभी नहीं होगा। एफ डैश एक्स या तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या फिर कुछ एक्स पे जीरो रहेगा। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ और इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ cos x इक्वल्स टू 1, तो इसको सॉल्व करने से x पर एक इंटरवल आता है या फिर डिस्क्रीट पॉइंट आते हैं, अलग अलग पॉइंट आते हैं। अगर अलग अलग पॉइंट आएंगे देन a इक्वल्स टू 1 इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और अगर एक पूरा इंटरवल आ गया, जैसे 0 से पाई से 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3, अगर इंटरवल आ गया तो हम इसको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने cos x इक्वल्स टू 1 सॉल्व किया। बच्चों cos की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, 0, 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई। तो बच्चों ये क्या आ रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट आ रहे हैं। 0 है, 2 पाई उससे बहुत आगे होगा, 4 पाई और बहुत आगे होगा, यानी x पर कोई इंटरवल नहीं मिल रहा है। इट मीन्स दैट a इक्वल्स टू 1 इज ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। समझ गए क्या। तो फाइनली a की रेंज क्या आएगी फर्स्ट पार्ट के लिए, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
है ना। देखिए यहाँ पर मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई, लेकिन हमने अलग से चेक किया। बच्चों ये बातें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से चेक किया तो हमने डेरिवेटिव 0 किया, यहाँ से x निकाला, x पर क्या आया, डिस्क्रीट पॉइंट आए। तो मैंने बोला डिस्क्रीट पॉइंट आएंगे तो हम सोल्यूशन में इंक्लूड करेंगे, और पूरा इंटरवल आएगा तो हम सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टार्ट के 2-3 प्रॉब्लम अच्छे से समझनी है, फिर एक बार ये समझ गए तो क्वेश्चन तो कैसा भी हो सब सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट में यार फंक्शन भाई है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, फंक्शन चाहते हैं ऑलवेज डिक्रीज करे। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, वही आएगा जो पहले आ रहा था, a माइनस कॉस एक्स। लेकिन मैं चाहता हूँ इस फंक्शन का अगर आप पूरी नंबर लाइन में डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव का साइन स्ट्रिक्टली लेसर देन 0, है ना। ध्यान देना, फिर से मैंने यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाई, जैसा कि मैंने बोला लगाएंगे तो भी चेक करना पड़ता है, नहीं लगाएंगे तो भी चेक करना पड़ता है ना बच्चों। दिस विल इम्प्लाइज a लेस देन cos x वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, यानी a की वैल्यू cos x से हमेशा छोटी चाहिए। आप x कुछ भी पुट कर दो, cos जो वैल्यू लेगा उससे भी छोटी वैल्यू मुझे a की चाहिए। तो cos ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छोटी वैल्यू ले सकता है, आप जानते हो यार साइन और cos दोनों की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो -1 से तो छोटा जा ही नहीं सकता। तो एक रफ आंसर आ गया, a इज स्ट्रिक्टली लेसर देन -1। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन ये ध्यान रखना अभी हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाई है, देखिए, है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा यार कि क्या a इक्वल्स टू -1 इसका इस सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं, अलग से चेक करना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूँ इफ़ a इक्वल्स टू -1, इफ़ a इक्वल्स टू -1, अगर a को मैं -1 ले लूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दीजिए, -1 माइनस कॉस एक्स। सही है बच्चों। अब यार ये पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, मैं ये बोलूँगा ये एक्सप्रेशन कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकता। ये पॉजिटिव लेने के लिए कॉस को -1 से छोटा होना पड़ेगा, है ना। ये हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ये फिर 0 हो सकता है, लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा अब मैं देखता हूँ कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल अगर मैं पुट करता हूँ और वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालूँ, तो वहाँ से जो x आते हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट आते हैं या इंटरवल आता है। अगर डिस्क्रीट पॉइंट आएंगे तो हम a इक्वल्स टू -1 को सोल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे, और अगर एक पूरा इंटरवल आता है डेरिवेटिव को 0 करने से तो हम इसको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, cos x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अच्छा cos -1 कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो x आ जाएगा 2n + 1 इंटू पाई, दैट इज आप समझ लीजिए कौन कौन से, +- पाई, +-3 पाई, +-5 पाई। तो बच्चों ये क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट है, बहुत दूर दूर पॉइंट, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये कोई इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट a इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो फाइनली सेकेंड पार्ट के लिए व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ए, इक्वालिटी लगा दी, a को पहले हमने रफ आंसर निकाला, a इक्वल्स टू -1 को चेक किया, यहाँ से परमिशन मिल गई, ओके की साउंड आ गई, ओके साउंड आने के बाद मैंने इसको इंक्लूड किया, दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों कनेक्टेड हैं आप लोग, अच्छे समझ गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, f(x) इक्वल्स टू 3 cos टू द पावर 4x प्लस 10 cos qx प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, इंटरवल दे रखा है 0 से पाई। इस इंटरवल में इस फंक्शन की मोनोटोनिक बिहेवियर को टेस्ट करना है। मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब बताना है आपको f(x) का ग्राफ 0 से पाई में किस पार्ट में इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 4 3 जा 12 cos qx, थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेकर अलर्ट रहना, 10 3 जा 30 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 2 जा 12 cos x, है ना। और cos x का यार फिर से करेंगे डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन एक्स। अच्छा 6 cos x मेरे को लग रहा है मैं अंदर से बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो 6 cos x माइनस बाहर लगा दिया इंटू साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos x प्लस 2, सही है क्या। इसके फैक्टर क्या होंगे, -6 cos x
इंटू साइन एक्स। अच्छा, अगर मैं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 cos एक्स प्लस 1, आई थिंक ये फैक्टर होंगे 2 cos एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2। बच्चों चेक कर लो, 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आ ही रहा है और सम ऑफ रूट आ जाएगा -5/2, दिख रहा है मेरे को, सही है, परफेक्ट फैक्टर है, ठीक है ना। अब यार मुझे डेरिवेटिव की साइन स्कीम डेवलप करनी है, ये चेक करना है कि 0 से पाई में कब कब ये वाला डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन देगा और कब कब नेगेटिव देगा। तो पहले ये वाला फैक्टर देखो, cos x प्लस 2, कॉस की रेंज हमें पता है -1 से 1 होती है, तो आप कुछ भी पुट करोगे यार ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। साइन के ग्राफ की बात करें तो 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये दो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, यानी ये साइन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ गए क्या? तो एफ डैश एक्स का साइन सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये cos x है और 2 cos x प्लस 1 है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो देयरफॉर एफ एक्स इंक्रीजेस फॉर, अगर मैं एफ एक्स को इंक्रीज कराना चाहता हूँ तो इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन cos x इंटू, वैसे तो मैं डेरिवेटिव पॉजिटिव बनाऊंगा लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी देयर, तो cos x इंटू 2 cos x प्लस 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट एक 0 एक -12, यानी cos x की वैल्यू -12 से 0 होनी चाहिए। बच्चों कनेक्टेड है क्या? अच्छा, cos का ग्राफ अगर 0 से पाई में बना है तो ये कुछ ऐसा आता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? π/2 पर, और -12 तो यार याद ही रहती है 2π/3 पर होती है, तो cos x -12 से 0 चाहिए, यानी x कहाँ से कहाँ तक हो गया? π/2 से 2π/3, यानी अगर हम इस इंटरवल की बात करेंगे तो उस इंटरवल में एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग, ऊपर एरो मतलब इंक्रीजिंग, नीचे एरो मतलब डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। एंड इसके अलावा जो भी इंटरवल बचेगा 0 से पाई के में, उसमें एफ एक्स का ग्राफ डिक्रीज करेगा। एंड डिक्रीजिंग फॉर, बचा हुआ इंटरवल क्या है? 0 से π/2 यूनियन 2π/3 से पाई। बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है। अच्छा, अब यार ये सोचो कि सपोज करो कि क्वेश्चन में आपको ये ना दे के थोड़ी सी शैतानी कर दूं, क्लोज इंटरवल लगा दूं 0 से पाई। अब क्लोज इंटरवल लगा दिया तो आपको एंड पॉइंट 0 पाई पर भी बात करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए साइन एक्स इसमें 0 तो हो सकता है लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम पहले की तरह से हटा देंगे, है ना। हटा दिया तो बचेगा ये वाला पार्ट, तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा कि इसमें फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट को क्लोज इंटरवल की बात करूं तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा एफ एक्स इंक्रीजेज फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से 2π/3, इंक्रीज तो इस इंटरवल में करेगा। इनमें कहीं पर भी क्लोज इंटरवल मैं नहीं लगा सकता क्योंकि π/2 पर डेरिवेटिव क्या है? 0 आ रहा है ना, और जस्ट आगे जस्ट पीछे साइन चेंज हो रहा है, आगे पीछे साइन चेंज हो रहा है। जब साइन चेंज होता है तो ये मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट होता है, ये मोनोटोनिसिटी का पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। एंड डिक्रीजेस फॉर, अब देखो जब डिक्रीज करा तो हमने 0 पर ओपन इंटरवल लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैं क्लोज इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 पर तो हर जगह कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस है, पाई पर भी कंटिन्यूअस है, और 0 के जस्ट आगे अगर आप डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, 0 के जस्ट आगे यहाँ पर देखिए तो 0 के जस्ट आगे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है और 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 को हम क्लोज इंटरवल में लेंगे, π/2 ओपन में ही रहेगा और 2π/3 भी ओपन में रहेगा, लेकिन लास्ट जो एंड पॉइंट है पाई, ये फिर से क्लोज इंटरवल में आ जाएगा क्योंकि ऐसा सेम बात है, पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और पाई के जस्ट पीछे डेरिवेटिव का साइन देखेंगे तो आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा समझना, ओपन और क्लोज की कहानी क्या है, क्या बोला है मैंने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है और प्रूफ करना है कि ये फंक्शन का ग्राफ पूरी नंबर लाइन में इंक्रीज करेगा, है ना। तो वो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, कितना आएगा बच्चों? 9 × 18/3, 18/3 मतलब 6x⁸ माइनस 6x⁵ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 6, है ना। तो 6 को तो मैंने कॉमन ही ले लिया यार, x⁸ माइनस x⁵ प्लस x² माइनस x प्लस 1, ये मेरे पास डेरिवेटिव एफ डैश एक्स की डेफिनीशन आ गई। अब मेरे को दिखाना कि फंक्शन
ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग के लिए मुझे शो करना पड़ेगा ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैंने ऐसा शो कर दिया देन क्वेश्चन इज इन माई पॉकेट, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फिर कुछ करना ही नहीं, यही तो करना है आपको। अब ये कैसे शो करेंगे कि ये जो 8 डिग्री का गंदा सा पॉलिनोमियल है ये हर एक्स पर पॉजिटिव वैल्यू लेगा, इसके लिए ट्रिक्स क्या हैं? तो इसको मैं अलग अलग केसेस में सॉल्व कर रहा हूँ। केस फर्स्ट, सबसे पहले ये नोटिस करो यार, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है उनके साथ एक्स की ऑड पावर है। रिपीट कर रहा हूँ, नोटिस कीजिए जहाँ पर भी नेगेटिव साइन दिख रहा है उसके साथ एक्स की ऑड पावर है। तो अगर मैं ये केस बनाऊँ, अगर x कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ -∞ से 0, अगर मैं x नेगेटिव नंबर लूँगा तो जहाँ पर इवन पावर है वो तो वैसे ही पॉजिटिव बन जाएगा, और जहाँ पर ऑड पावर है उसके आगे नेगेटिव साइन है तो वो टोटल टर्म कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। देन क्लियरली f' का साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा। सेकेंड केस में बना रहा हूँ सेकेंड केस में बना रहा हूँ, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर x 1 से इन्फिनिटी के बीच में है तो अब इन टर्म का कुछ मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉपर मैनर से लिख रहा हूँ। क्या काम किया मैंने? x पावर 8 को x पावर 5 से क्लब कर लिया, x स्क्वायर के साथ x क्लब कर लिया, 1 को ब्रैकेट के बाहर डाल दिया। अब देखिए जब x 1 से बड़ा है, आप जानते हो जब बेस 1 से बड़ा होता है जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वलिटी में इसलिए लगा रहा हूँ, अगर आप x को 1 ले लोगे तो 0 आएगा, 1 के अलावा कुछ भी लोगे तो x पावर 8 x पावर 5 पर डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव साइन देगा। सेम आर्ग्यूमेंट मेरा यहाँ पर भी है, ये भी क्वांटिटी कैसी रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो पूरे डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। समझ गया बच्चों? तो मैंने डेरिवेटिव का पॉजिटिव कहाँ पे दिखा दिया? -∞ से 0 तक दिखा दिया और 1 से आगे। यानी अगर हम नंबर लाइन का पार्टीशन कर लें तो देखो 0 के पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 1 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब सिर्फ एक केस बचा है 0 से 1, लास्ट केस। केस थर्ड, एक x बिलोंगिंग टू 0 से 1। अच्छा 0 पर मैंने ऊपर कवरिंग नहीं की थी, अगर मैं 0 को ऊपर कवर कर लूँ है ना, तो भी बात सेम है, ऊपर मैं क्लोज इंटरवल लगा सकता हूँ। तो मतलब आपको पॉइंट कवर करना, अगर ऊपर छोड़ रहे हैं तो नीचे ले लीजिए, पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, मिस्टेक मानी जाती है, ठीक है ना। अगर x 0 से 1 के बीच में है, अब हमारा f' को रीअरेंजमेंट करने का मैनर चेंज हो गया। देन एक सेकंड देखना यार, इसको मैंने 1 बोल दिया, देन 1 इम्प्लाइज। अब देखो क्या मैं f' को इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ? मैं पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, राइट साइड से नहीं, मतलब लेफ्ट से नहीं, राइट साइड से लिखना स्टार्ट, पीछे से स्टार्ट करो। 1 - x, पीछे से ये वाले 2 टर्म पकड़ लिए मैंने, 1 - x। उसके बाद मैंने इन 2 टर्म को फिर से पकड़ लिया, x² - x पावर 5, है ना, और फ्री किसको छोड़ दिया? x पावर 8 को फ्री छोड़ दिया। बहुत ही केयरफुल होकर देखिए, सही है बच्चों। अब यार ये नोटिस करो कि x कहाँ से कहाँ तक के है? x 0 से 1 है, बेस 1 से छोटा है। आपने पढ़ा होगा, अगर बेस लिमिट में मैंने भी पढ़ाया था, बेस 1 से छोटा हो तो छोटी पावर पर बड़ी वैल्यू मिलती है और बड़ी पावर पर छोटी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे हाफ की पावर x ले लूँ, अगर मैं x को 2 पुट करूँगा 1/4 आएगा, और 5 पुट करूँगा तो 1/32 पुट करूँगा, 1/32 है। तो पावर जितनी छोटी होगी नंबर उतना बड़ा होगा। तो डिफरेंस कैसा होगा? पॉजिटिव x², क्योंकि x 0 से 1 है इसलिए x² बड़ा नंबर होगा x पावर 5 से, ये भी पॉजिटिव साइन देगा और ये भी पॉजिटिव। सही है बच्चों। तो हमने 3 केस बनाए, -∞ से 0 में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव, 1 से आगे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव, और 0 से 1 में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R, यानी एंटायर नंबर लाइन पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स f(x) इंक्रीजेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी पूरी नंबर लाइन पर इस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, प्रूव दैट f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x² to x³ dt अपॉन ln x पॉजिटिव इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन इस डोमेन। प्रूव करना है यार, ये जो इंटीग्रल वाले के थ्रू हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसका ग्राफ पूरी नंबर लाइन में
इंक्रीज करेगा, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना। इंटीग्रेशन हम लोग एओडी के बाद पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में भी बहुत सारे सोर्सेज में दिख जाती हैं। आप कोई भी अच्छी बुक फॉलो करते हैं, TMH पढ़ते हैं, एरियन पढ़ते हैं, SQL जो भी कुछ पढ़ते हैं, और ज़रूरी नहीं है वैसे आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो ये सब एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन केस अगर आप इन सब सोर्सेज के टच में रहते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक रूल बच्चों बताना चाहता हूँ जिसका इसमें यूज़ होने जा रहा है, और उस रूल का हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर बस जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। रूल इज नोन एज लेबनीज रूल। लेबनीज वाज द स्टूडेंट ऑफ ग्रेट सर आइजक न्यूटन, है ना। लेबनीज की स्टोरी मैंने आपको सिखाई थी। लेबनीज का कंट्रीब्यूशन लिमिट में बहुत रहा। लेबनीज ने ही लिमिट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि न्यूटन इनके जो टीचर थे वहाँ पर फंस रहे थे, तो लेबनीज ने सजेस्ट किया था कि किस तरह से वर्क करना चाहिए। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिएगा लिमिट पर, वहाँ पर मैंने स्टोरी भी बताई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबनीज रूल यार क्या है कि जैसे मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया f(x) इक्वल्स टू gx टू hx और ut dt, यानी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विच इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन वाली फॉर्म का कोई फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x), बच्चों एक रूल याद करिए। रूल ये होता है कि अपर लिमिट का फंक्शन, क्या बोला मैंने, अपर लिमिट का फंक्शन। अपर लिमिट का फंक्शन मतलब t के प्लेस पर आप अपर लिमिट पुट कर दीजिए। आप एक बार t के प्लेस पर अपर लिमिट, यानी u ऑफ hx अपर लिमिट का फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब आप अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए h'(x) माइनस लोअर लिमिट का फंक्शन। लोअर लिमिट का फंक्शन मतलब t के प्लेस पर एक बार लोअर लिमिट पुट कर दीजिए u ऑफ gx इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। दैट इज द लेबनीज रूल। रिपीट करता हूं, जैसे ये फंक्शन दिया था, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन करना था। तो f'(x) इक्वल टू क्या आया, रिपीट कर रहा हूँ, अपर लिमिट का फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। यानी आप t के प्लेस पर एक बार क्या डाल दो, अपर लिमिट hx पुट कर दो, तो u ऑफ hx इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, h'(x) माइनस लोअर लिमिट का फंक्शन, यानी t के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट कर दी u ऑफ gx इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन g'(x), है ना। तो इस रूल की और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म हमको मिलती है वो, लेकिन वो IIT सिलेबस के बियॉन्ड है। जब IITs में पढ़ेंगे जाकर तो वहाँ पर और भी, यहाँ पर जैसे ut की जगह आपको ऐसा भी दिख जाएगा, u ऑफ t, x, मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें t भी होगा और x भी होगा, तो इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव भी यूज़ किए जाते हैं। तो अगर कभी मूड होगा, टाइम होगा मेरे पास, तो मैं इसको भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये सब सिखाऊंगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। अभी तो हम लोग केवल फोकस करें डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बैक इन एक्शन। अच्छा, मेरे को ये प्रूफ करना था यार, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा इन इट्स डोमेन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो x तो पॉजिटिव दिया ही है, अब डोमेन निकालते यार कैसे इस तरह के फंक्शन की। देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, 1/ln(t), फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। थोड़ा फोकस होकर देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² से x³ 1/ln(t) इंटू dt, ऐसे लिख सकते हो। तो हम किस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, 1/ln(t), और t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x² से x³। आप खुद ही सोच के बताइए, क्या x को मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने x को 1 पुट किया तो यार ln(t) ये लिमिट 1 से 1 हो जाए। कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों लिमिट सेम है, 0 हो गया, लेकिन नहीं, गलत है। दोनों लिमिट सेम तो हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर ये वाला फंक्शन डिफाइंड भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो इंटीग्रेशन पढ़े, जो हमारे रिपीटर्स बैच के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी ये पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग टेस्ट पेपर में इस तरह का ऑप्शन बना देते हैं और वहाँ पर बच्चे सारे पार्ट सही करके इस पार्ट को गलत कर आते हैं। तो इंटीग्रल 1 to 1/ln(t) dt को 0 बोलना बहुत बड़ा क्राइम है यार। 0 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन आप इसको 0 बोल सकते हैं, ln(t) dt ये होगा, ये 0 है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पर ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है। समझ गए बच्चों, तो छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रख रहे हैं। चलिए तो इसके डोमेन की बात करें तो x = 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी हर जगह डिफाइंड है।
तो डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू जीरोस के आगे हर जगह डिफाइंड है एक्सक्लूडिंग 1, 0 to 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हमने डोमेन निकाल ली। अब हम निकालने जा रहे हैं डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स बच्चों क्या सिखाया था, अपर लिमिट का फंक्शन, यानी टी के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट का फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट का फंक्शन इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये आएगा क्या। अच्छा ln एक्स क्यू में ये वाला 3 जो है नीचे देखो यार, इस टर्म को 3 जंप करके आगे आ जाएगा, तो 3x² अपॉन 3 ln x माइनस 2x अपॉन नीचे यहाँ पे ln x² पावर रूल लग जाएगा 2 ln x, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ln x एलसीएम आ गया, तो एफ डैश एक्स मेरे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ln x। सही है बच्चों। अच्छा अब यार इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो हम केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर x 0 से 1 के बीच में है, अगर x 0 से 1 के बीच में, देखना बच्चों, तो x का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव दे देगा, x 0 से 1 है ये नेगेटिव दे देगा, और ln x आपने देखा होगा कि 0 से 1 के बीच के नंबर का लॉग नेगेटिव होता है, 1 से बड़े नंबर का लॉग पॉजिटिव होता है। तो जब x 0 से 1 लेंगे तो एक फैक्टर पॉजिटिव साइन लेगा, 2 नेगेटिव लेंगे, तो ओवरऑल एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सही है ना। केस सेकेंड, अगर x, दूसरा केस ले लिया 1 से इन्फिनिटी, अगर x 1 से इन्फिनिटी में लाई करता है, तो x अगर 1 से इन्फिनिटी है तो देखो पहला फैक्टर x ये भी पॉजिटिव, x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, और नंबर 1 से बड़ा है तो लॉग भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इस केस में तीनों ही फैक्टर पॉजिटिव हैं, तो इस केस में भी एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। Therefore, finally, what we can say from here, f dash x greater than 0 for all values of x belonging to 0 to 1 union 1 से infinity। यानी 0 to 1 मतलब डोमेन का कोई भी पॉइंट ले, एफ एक्स हमेशा उसमें इंक्रीज करेगा। एफ एक्स इंक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन के डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है ना बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और प्रॉब्लम यार मैंने ली हुई है यहाँ पर, सेम लेबनीज रूल पर। लेबनीज रूल कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये फील करना कि कभी भी इंटीग्रेशन की लिमिट अगर वेरिएबल क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन में लिमिट अगर वेरिएबल क्वांटिटी है और आप उस इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, है ना, तो इंटीग्रल साइन के अंदर डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो लेबनीज रूल के अंदर, लेबनीज रूल के थ्रू होता है ना। और हायर स्टडीज़ में आप ये सब पढ़ेंगे, सब कुछ होता है। इंटीग्रल साइन के अंदर डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस, डाइवर्जेंस कर्ल, ये सब पढ़ेंगे आप लोग आगे जाकर। चलिए तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, वही लगाया। एफ डैश एक्स बच्चों क्या सिखाया था, अपर लिमिट का फंक्शन, यानी इस पूरे फंक्शन में जहां भी टी दिख रहा है, टी के प्लेस पर अपर लिमिट पुट कर दो, टी के प्लेस पे क्या डाल दो, एक्स। तो log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos x प्लस a, 1 2 3, नहीं मोड तो यार एक ही था, सॉरी फॉर दैट। ब्रैकेट्स हैं ये सारे, तो ब्रैकेट चलेंगे, पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, एक तीसरा और एक मॉड। सही है बच्चों। अच्छा अपर लिमिट का फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो बना ही जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट जैसे आप डालेंगे टी के प्लेस पर, मतलब लोअर लिमिट का फंक्शन इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो जब 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाए, तो बाकी वाला पार्ट तो 0 हो गया। ठीक है ना। अच्छा मेरे को दिया हुआ है फंक्शन का अगर आप पूरी नंबर लाइन में इंक्रीज करता है, हम ये चाहते हैं फंक्शन का पूरी नंबर लाइन में इंक्रीज करे, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ ए, ये बताना है। अच्छा कुछ लोग को यहाँ पर ये डाउट आता सर यहाँ पर तो मॉड लगा हुआ है ना, कुछ मतलब जो थोड़ा सा कैजुअल होकर पढ़ते हैं, डोंट माइंड, अगर आप थोड़ा सा कैजुअल होगा, यार ये तो बहुत ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, तो ये मिस्टेक एक एवरेज बच्चे से हो जाती है। क्या होती है, उसे दिखता सर ये तो मॉड लगा हुआ है, और मॉड लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब तो ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, साइन चेंज भी नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, और 0 होगा तो कुछ पॉइंट्स पर होगा, है ना। तो इसका मतलब वो कहेंगे ए की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन चांस की बात मैंने ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर
नहीं है, सही है ना। तो फिर इस केस में अपन क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि अगर ये अंदर वाला फंक्शन डिफाइंड हो जाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ऐसे एक्स हो जहाँ पर ये अंदर वाली पिक्चर डिफाइन ही ना हो, है ना, तो वो हम लोग देखेंगे ये डिफाइंड कब है। तो डिफाइंड होने के लिए ये वाली जो पिक्चर है ये ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन log 3 log 4 cos x प्लस a, ये कैसा, जिसका log ले रहे हैं वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब एक एक log हटाएंगे, ये नंबर बेस बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा। तो log 4 cos x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 3 पर 0, 3 पर 0 क्या बन जाएगा 1। दिस विल इम्प्लाइज cos x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 4 टू द पावर 1, यानी 4 बन गया, सही है क्या। दिस विल इम्प्लाइज a ग्रेटर देन 4 माइनस cos x, a जो होगा 4 माइनस cos x से बड़ा चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, पूरी नंबर लाइन पर चाहिए। अच्छा, 4 माइनस cos x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो 4 माइनस cos x को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना तो cos x में क्या डाल दूंगा, -1 पुट कर दूंगा। तो दिस विल इम्प्लाइज a शुड बी ग्रेटर देन 5, सही है ना, a 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाउट ऐसा आ सकता है कि 5 पर इक्वलिटी लगाएं या ना लगाएं, चांस की बात है, मैंने यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो आप यहाँ से ही 5 से इन्फिनिटी करके निकल सकते हैं। लेकिन ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि 5 पर इक्वलिटी आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे देखते हैं कि अगर मैं a को 5 लेता, इफ a इक्वल्स टू 5, है ना, तो उस केस में अंदर ही अंदर चलते हैं। तो ये वाला टर्म क्या बन जाता, मैं ऐसे लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, अच्छा ये रहेगा, मॉड ऑफ log 2 log 3 log 4 cos x प्लस 5, सही है बच्चों, ऐसा कुछ बन जाएगा अगर मैं a को 5 लेता हूँ। अब आप ये देखिए कि अगर मैंने x को पाई पुट कर दिया, देखिए यहाँ पर बेस में 4 है और ये cos x प्लस 5, अगर मैं पाई पुट कर दूँ, पाई की फील कैसे आ रही है ये भी सोचिएगा। अगर मैंने x को पाई पुट कर दिया तो cos पाई -1 होगा, ये -1 बन जाए, -1 प्लस 5 4, तो log 4 बेस 4, अच्छा log 4 बेस 4 1 होता है, तो log 2 log 3 1 आ जाएगा, log 4 बेस 4 को मैंने 1 डाल दिया, ये सीन बन गया। और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और अगर ये 0 बन गया तो भाई साहब एफ डैश पाई आ जाएगा, मॉड ऑफ log 0 टू द बेस 2, नॉनसेंस, ये डिफाइन ही नहीं होता है, 0 का log डिफाइंड नहीं होता, इसलिए a इक्वल्स टू 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है टेस्ट पेपर जब आपको दिया जाए तो सी ऑप्शन में दिया जाए 5 से इन्फिनिटी और डी ऑप्शन में दिया जाए क्लोज इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी कहाँ पर लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है। मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ऑप्शन जरूर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। Let f from R to R be a differentiable function and has the property that fx f dash x are of opposite sign। मतलब f R to R एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि fx और f dash x का साइन अपोजिट है, कि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो fx इंटू एफ डैश एक्स, मतलब दोनों का साइन अपोजिट है। अब आपको क्लेम करना है, मतलब चेक करना है कि f इंक्रीजिंग होगा, f डिक्रीजिंग होगा, मॉड एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा या मॉड एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात यार ये है कि अगर इनका साइन अपोजिट है तो हम स्टार्ट कैसे ले सकते हैं प्रॉब्लम में। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का साइन अपोजिट है और मॉड एफ एक्स पर भी इन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की स्टार्टिंग। अगर मैं पहली लाइन क्वेश्चन की कनेक्ट कर लिया तो फिर तो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन, एफ और एफ डैश का साइन अपोजिट है, तो हम कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर एफ और एफ डैश का साइन अपोजिट है देन डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा? निगेटिव, है ना। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं यार कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उधर 0 है, ये वाला साइन भी निगेटिव आएगा। अच्छा, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूँ, इट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ f² x। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन।
एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि वैसे तो जानते हैं हम ऐसा होता है, लेकिन ये कनेक्ट कर पाना इंपॉर्टेंट है कि पहली लाइन मैंने ये लिखी, उससे ही मैं कुछ इस डायरेक्शन में चला गया। और अब मैं इसके बाद मैं बात करूंगा ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अच्छा, एफ स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निगेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एफ स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होगा डिक्रीजेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ स्क्वायर एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सही है क्या? अच्छा, एफ स्क्वायर एक्स डिक्रीजिंग है तो आप जानते हो यार स्क्वायरिंग में मॉड इमेटीरियल होता है, नंबर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मॉड ले ले बाद में स्क्वायर, एक ही बात होती है। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये डिक्रीजिंग है तो मॉड एफ एक्स का स्क्वायर ये भी कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, मॉड एफ एक्स का स्क्वायर अगर डिक्रीजिंग है, मॉड एफ एक्स का स्क्वायर डिक्रीजिंग है तो मॉड एफ एक्स कैसा होगा? अगर मॉड एफ एक्स का स्क्वायर डिक्रीजिंग है देन दिस विल certainly imply mod fx is decreasing function for all values of x belongs to R। अगर mod fx का स्क्वायर डिक्रीजिंग है तो mod fx भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ से जरा देखना, अगर f स्क्वायर x डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम उस फंक्शन के नेचर पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, है ना, और केवल नेगेटिव एक्स के लिए लिया है ना। एफ एक्स ये ले लेंगे तो एफ स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव एक्स के लिए। अब दोनों ग्राफ बना लो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ नेगेटिव एक्स के लिए ये रहा, तो ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन जब हम इसके स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं तो इसका स्क्वायर कैसा आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में? तो एफ स्क्वायर एक्स अगर डिक्रीजिंग है, जैसे ये आपका ग्राफ कैसा हो गया? ये डिक्रीजिंग आ रहा है। तो अगर एफ स्क्वायर का ग्राफ डिक्रीजिंग है तो एफ का ग्राफ डिक्रीजिंग, जैसे इस केस में मैंने क्या दिखा दिया, ये इंक्रीजिंग है, एफ इंक्रीजिंग है जबकि एफ स्क्वायर एक्स डिक्रीजिंग है। लेकिन इन केस अगर मैंने एफ एक्स को एक्स ना लेके मैंने मॉड एक्स लिया होता, एफ एक्स को लिया होता मॉड एक्स, तो नेगेटिव एक्स पे मॉड एक्स का ग्राफ भी डिक्रीज करता है और इसके स्क्वायर का ग्राफ भी डिक्रीज करेगा क्या? तो यहाँ पर दोनों सेम टाइप के हो जाएंगे, यानी एफ स्क्वायर एक्स का ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो आप एफ एक्स के ग्राफ पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड उसके रेंज के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन अगर मॉड एफ एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग है, मॉड एफ एक्स का मतलब हो गया अब एफ एक्स का ग्राफ, मॉड एफ एक्स का ग्राफ तो एक्सेस के ऊपर ही लाई करेगा, और स्क्वायर करने का अगर डिक्रीज कर रहा तो वो ओरिजिनली भी डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? कैलकाटा। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस 8b प्लस 2 ऑफ कॉस एक्स माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6 इंटू एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब मेरे को b की रेंज निकालनी है और मेरे को गिवन है ये फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू। पूरी नंबर लाइन में इस फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये दे रखा है ना, एंड हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या दिखाई दी आपको? क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन लिखाई थी, ऐसा पॉइंट जो फंक्शन की डोमेन में हो और वहां पर डेरिवेटिव या तो जीरो हो या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। रिपीट करता हूँ, ऐसा पॉइंट जो फंक्शन की डोमेन में हो और वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बात बोल दी इन्होंने, कहा फंक्शन का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। फंक्शन ध्यान से देखिए, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अपन पहले से ही जानते हैं ऑल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। साइन एक्स और कॉस एक्स है तो ये पूरी नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो यानी ये जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ये ऐसा, ये बताइए क्या ऐसा कोई एक्स होगा जहां पर एफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो? ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो? मेरे ख्याल से नहीं होगा, कि साइन कॉस सब हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। समझ में आया क्या?
तो अब अगर ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, और अब मैं बोलता हूँ कि इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट में हम दो चीज़ें ऐड करते थे कि या तो डेरिवेटिव जीरो हो या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्टली एक बहुत प्यारा सा मैसेज मेरे को दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है। सही है ना? तो इन्होंने बहुत प्यारा सा मैसेज दिया, क्योंकि अगर डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है तो हमें इक्वालिटी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अपने को टेंशन कहाँ पर होती है, अपने को पंगा वहीं पर आता है जहाँ पर मुझे ये चेक करना पड़ता है कि इक्वालिटी लेनी है या छोड़नी है। क्योंकि लेंगे तो भी चेक कर लेंगे, छोड़ेंगे तो एंड में चेक करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बहुत प्यारी सी बात बोल दी, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है। चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। तो लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस fx हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, यानी डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। और अब हम चाहते हैं ग्राफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, तो डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली लेसर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स निकालो, साइन 2x का क्या आएगा, 2 cos 2x माइनस 8 cos x का साइन x, 8 इंटू बी प्लस 2 ऑफ साइन x माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6। सही है ना? और डेरिवेटिव आपको कैसा चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर इक्वालिटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं और एंड पे भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारी बात बोल दी है कि इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी डेरिवेटिव कभी भी जीरो होगा ही नहीं। तो एक तरह से ये बात बोलकर क्वेश्चन को थोड़ा हल्का कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है। चलिए यार, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। cos 2x, अच्छा एक फंक्शन साइन आ रहा है, एक cos 2x आ रहा है, तो मैं चाहूँगा यार एक ही वेरिएबल पिक्चर में डील किया जाए। cos 2x को ब्रेक कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 b प्लस 2 ऑफ साइन एक्स माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6 लेस देन जीरो। ठीक है ना? तो क्या आएगा, -4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 इंटू बी प्लस 2 ऑफ साइन एक्स, है ना? अच्छा +2 जाएगा, ये इधर जाएगा +2 और ये -6, तो ये -4 बन जाएगा। आई थिंक 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा, b स्क्वायर प्लस 4b, एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, -4b स्क्वायर माइनस 16b -4 बनेगा, तो मेरे ख्याल से +1 बनना चाहिए, क्योंकि अब मैं डिवाइड देना चाहता हूँ -4 से, डिवाइड बाई -4, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स बी प्लस 2 ऑफ साइन एक्स। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आप कंसेप्ट के बेसिस पर देखो तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है यार, अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन में कोई एरर ना चली जाए। बाकी कंसेप्ट तो हम समझ ही गए पहली लाइन में, अब बाकी सॉल्विंग है। -4 से डिवाइड दे दिया, -4 से डिवाइड देंगे तो आई थिंक यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ध्यान देना डिवाइड हमने -4 से दिया है, तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी मस्ट बी रिवर्स्ड, है ना? दिस ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों? अच्छा अब यार इस एक्सप्रेशन को देखते ही मेरे परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही है, और ये कुछ b प्लस 2 का होल स्क्वायर कुछ बनना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा मैं कुछ क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो क्या एडजस्टमेंट किया मैंने, देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स b प्लस 2 ऑफ साइन एक्स। बच्चों अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ, b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, 3 ऐड कर दूँ तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 3 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप इस पूरी पिक्चर को थोड़ा सा केयरफुली देखिए, तो यार देखो ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पूरी पिक्चर को क्या थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है बच्चों? 3 को भी यार मतलब फैक्टर करना चाहता हूँ, √3 का स्क्वायर, तो सिचुएशन और कंफर्टेबल हो गई। अब ये सीन बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर क्या होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी प्लस 2 प्लस √3 साइन एक्स माइनस बी प्लस 2
और -√3, -√3 में माइनस कॉमन ले लिया मैंने यार, तो ये आ गया। और यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन लेता तो ज़्यादा सही रहता, एक साथ ही लिख दो यार इनको। अगर मैंने क्या किया, sin x - b+2 में मैंने इसको ऐड किया, ऐड करने का मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बच्चों देख लो यार तुम लोग, सही है क्या? अब sin x और कैपिटल X सपोज करके माइंड में कैपिटल X रीड करो, है ना। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ, चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, बेटर रहेगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो b+2 - √3, एक b+2 + √3। मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक क्रिटिकल पॉइंट था b+2 - √3, एक क्रिटिकल पॉइंट है b+2 + √3। चेक कर लेते एक बार, b+2 - √3, b+2 + √3, परफेक्ट। अब यार सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉजिटिव भाई, निगेटिव, पॉजिटिव, और अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए। तो देयरफॉर sin x, पॉजिटिव साइन कहाँ आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है, इसके आगे आ रहा है। तो sin x लेस देन b+2 - √3 और sin x ग्रेटर देन b+2 + √3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R। ठीक है बच्चों, बस 1 मिनट और कनेक्ट रहिएगा। अब इस पिक्चर को मैं ऐसे रीड बोलना चाहता हूँ, sin x लेस देन दिस से बेटर है ये बोलना b+2 - √3 इज ग्रेटर देन sin x वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ x। यानी ये क्वांटिटी मुझे sin x से हमेशा बड़ी चाहिए, चाहे आप x कुछ भी पुट कर दो। तो sin x ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है, और 1 से बड़ी वैल्यू लेगा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों। तो यार यहाँ पे लिख दिया b+2 - √3 ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज b ग्रेटर देन वॉट, क्या हो जाएगा, √3 - 1। सही है क्या? इधर आ जाओ, sin x ग्रेटर देन b+2 + √3 से बेटर है ये बोलना कि b+2 + √3 लेस देन sin x वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ x। यानी ये वाली क्वांटिटी मुझे sin x से हमेशा छोटी चाहिए, x में कुछ भी पुट कर दूं, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से हमेशा छोटा हो, ऑलवेज छोटा हो। तो sin x ज्यादा से ज्यादा कितनी छोटी वैल्यू ले सकता है, -1 ले सकता है, इससे नीचे गिर नहीं सकता यार, बहुत गिरा हुआ फंक्शन है। तो मैक्सिमम इतना गिर सकता है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज b लेस देन वॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, -3 - √3। सही है बच्चों। तो अब यार ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, दोनों आंसर्स का क्या लेते हैं, यूनियन। तो फाइनली व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ b, b बिलोंग्स टू -∞ से -3 - √3 यूनियन √3 - 1 से ∞। ये आपका आंसर आ गया है, b की रेंज निकाल ली है। ठीक है बच्चों, अबे ये बहुत बड़ा हो गया है। तो बस ये है कि मैंने आज यहाँ तक प्रॉब्लम कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इससे बेटर प्रॉब्लम भी लेकर डिस्कस करेंगे। आपको बस ये सजेशन है कि एक बार थोड़ी भी अगर किसी को इक्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेक्चर 1 पहले देखिएगा, जो वहाँ पर मैंने जो जो वर्ड्स बोले थे उनको ध्यान से सुनिएगा, रिपीटेडली सुनिएगा, 1 बार 2 बार। और आज जो मैंने, और उसके बाद सेकेंड लेक्चर मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उनका ग्राफ भी समझाया था, उनको पढ़िएगा। उसके बाद आज का लेक्चर देखिएगा और स्पेसिफिकली उन केसेस को देखिएगा जहाँ पर मैंने इक्वालिटी कहीं पर लगाई है, कहीं पर नहीं लगाई है, कहीं पर लगाई है तो चेक किया और कहीं पर नहीं लगाई है तो एंड में बैक चेक किया है। ठीक है ना। तो उन सबको जब एक साथ पढ़ेंगे तो बस इन 2 से 3 लेक्चर में सबको समझ में आ जाता है यार कहाँ पर कैसे डील करना है, और फिर आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। ओके, कनेक्टेड रहिएगा।